अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हम जो नेक्स्ट फिलोसोफर डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेने डिकार्टिस हैं। एंड फॉर दोज पीपल हु आर टेकिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, आज हमारा तीसरा लेक्चर है फिलोसफी के क्रैश कोर्स का, और इसके अंदर हमने अपना ये पेज सेट किया हुआ है कि वी आर गोइंग टू डू वन फिलोसोफर एवरी डे। अगर हम फिलोसफी का सिलेबस भी देखें तो इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड फिलोसफर्स हैं, और उनका जो कोर आइडिया है जिसके मुताबिक बारे में सवाल आता है इम्तिहान में, वो भी एक बड़ा पेट किस्म का क्वेश्चन जो है ना, आमतौर पे पूछा जाता है। अगर हम रेने डिकार्टिस की बात करें तो इसके जो है हमारे रेने डिकार्टिस, इनकी दो बुनियादी तौर पे चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवाल आया करता है। एक इनका डाउट एज अ की टू सर्टेनिटी है, कोगीटो अर्गोसम भी इसको कहते हैं। और दूसरा इनका माउंट माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म है। ये इनके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर हम इसको समझ लें तो रेने डिकार्टिस विद रिस्पेक्ट टू हमारा फिलोसफी बड़े बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। लेकिन इन चीजों को समझने से पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि आखिर वो कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसके अंदर डेकार्टेस ने अपनी फिलॉसफी दी। रेने डेकार्टेस एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, और 16वीं सेंचुरी के अंदर इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी। अब ये वो टाइम है जब जो है फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, इन जनरल वेस्ट के अंदर रिनेसांस चल रही थी। एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से कल्चरल चेंज आ रहा था मुआशरे के अंदर। मुआशरे के अंदर ये आइडिया परवान चल रहा था कि आपने हर बात को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करना, आपने आइडियाज को क्रिटिक करना है, और सिर्फ उन्हीं प्रोपोजिशंस को, उन्हीं आइडियाज को एक्सेप्ट करना है जो कि थरो साइंटिफिक स्क्रूटनी को स्टैंड कर सकें। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जबकि चर्च की अथॉरिटी को भी लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया, और लोगों ने कहा कि we need to use logic rather than revelation in order to determine the purpose of life, in order to understand the basic questions regarding human life and the universe। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेकार्टेस ने कोशिश की कि वो कोई एक ऐसी फिलॉसफी को हमारे सामने लेकर आए जो कि तमाम इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, तमाम डाउट्स से पाक हो, और जिसको बुनियाद बना के हम अपनी आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश कर सकें। तो उसने कहा कि मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करूंगा सोसाइटी के अंदर, हर जो प्रिवेलिंग बिलीफ है उसको मैं क्वेश्चन करूंगा, हत्ता कि मैं किसी ऐसी प्रोपोजिशन या किसी ऐसे पॉइंट तक ना पहुंच जाऊं जिसको मैं क्वेश्चन ना कर सकूं। और उसकी जो किताब थी मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, उसके अंदर उसने ये बात जो है अपनी आइडियोलॉजी मेंशन की। और जब भी हम बात करेंगे डेकार्टेस की, चाहे उसका माइंड बॉडी ड्यूलिज्म आए, चाहे मेथड ऑफ डाउट आए, तो आपने इस किताब का हवाला लाजमी देना है कि मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी इज द बुक ऑफ डेकार्टेस इन विच ही गेव हिज फिलॉसफी। अब मेथड ऑफ डाउट, ये पहला सवाल है जो कि आमतौर पे हमारा इस पर्टिकुलर फिलोसोफर का आया करता है इम्तिहान में। और जब भी ये सवाल आए आपने ये कोटेशन बर्ट्रैंड रसल की लाजमी मेंशन करनी है। कोगिटो अर्गो, इसका क्या मतलब है? आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं, लिहाजा मेरा वजूद है। दिस इज द ओनली ट्रूथ दैट डेकार्टिस इज लेफ्ट विथ, एंड दिस इज व्हाट ही बिल्ड्स हिज एंटायर सिस्टम अपॉन। यानी मैं सोचता हूं, इसी वजह से मेरा वजूद है। ये वाहिद ट्रुथ है, ये वाहिद वो रियलिटी है जो डेकार्टिस के पास रहती है, और इसी को बुनियाद बनाते हुए वो अपनी पूरी सिस्टम, अपना पूरा फिलॉसफी कंस्ट्रक्ट करता है। डेकार्टिस का अब ऑब्जेक्टिव क्या था? डेकार्टिस कहता है कि अगर हम इस बात को एसरटेन करना चाहते हैं, इस बात को डिटरमिन करना चाहते हैं कि हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज, हमारे वैल्यू प्रोपोजिशंस, हमारी जजमेंट्स, जो चीजें हम सोचते हैं, जो बिलीव्स हम रखते हैं, क्या वो दुरुस्त है कि नहीं, हमें उनको तब तक क्वेश्चन करना चाहिए जब तक हम किसी ऐसे पॉइंटेड टाइम तक ना पहुंच जाएं जहां पे हमारे पास एक ऐसी प्रोपोजिशन हो जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इसको हम रीड भी कर लेते हैं। Descartes' objective to determine whether our beliefs are justified, we have to be able to trace them back to a statement, belief, or proposition that cannot be doubted. Such a proposition would provide the firm foundation on which all subsequent beliefs could be grounded. It would guarantee that all subsequent claims would be true। यानी अगर हम किसी ऐसी प्रोपोजिशन तक पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल
इनडुपिटेबल हो, जिसको हम डाउट ना कर सकते हो, तो हम अपने तमाम आइडियाज और बिलीव्स को इसकी बेस के ऊपर ग्राउंड कर सकते हैं, और इस आइडिया को बुनियाद बनाते हुए, जिसको डाउट नहीं किया जा सकता, अपनी आगे की फिलॉसफी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब डेकार्टेस कहता है कि ये जो फाउंडेशनल बिलीफ है, ये जो ऐसा आइडिया है जिसकी बुनियाद, जो हमारी फिलॉसफी की बुनियाद होगी, इसके कुछ बुनियादी ट्रेड्स हम एसरटेन करते हैं। व्हाट आर गोइंग टू बी द ट्रेड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी? फर्स्टली, इट इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, यानी ये बिल्कुल क्लियर है और ये बिल्कुल वाजे है। इट इज सेल्फ एविडेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू डाउट। ठीक है, यानी बुनियादी तौर पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल वाजे है, ये इतनी सेल्फ एविडेंट है कि इसको डाउट ही ना किया जा सके। दूसरा इसका क्या ट्रेट है? इट्स सर्टेनिटी मस्ट बी अल्टीमेट एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सर्टेनिटी ऑफ एनी अदर बिलीफ, यानी जो इसकी सर्टेनिटी है, ये बिल्कुल अल्टीमेट और एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और किसी भी और बिलीफ या आइडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। इट मस्ट बी अबाउट समथिंग विच एग्जिस्ट, हेंस इट इज पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम इट्स बिलीव्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर थिंग्स। यानी ये जो हमारा आइडिया है, जिसकी बुनियाद जो हमारी फिलॉसफी की बुनियाद है, ये किसी ऐसी चीज के बारे में होनी चाहिए जो कि एग्जिस्ट करती है, जिसका अपना वजूद है, ताकि हम इसकी बेस के ऊपर जो दूसरी चीजें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके वजूद के बारे में बात कर सकें। जी सलमान, प्लीज आप क्वेश्चन अपना कीजिए। सलमान, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर ये सर्टेनिटी का इधर क्या मतलब है कि इट्स सर्टेनिटी किस चीज को कह रहे हैं ये? जो जो हमारा ये फाउंडेशनल बिलीफ है ना, उसको कह रही हैं कि इसकी सर्टेनिटी, यानी इस फाउंडेशनल बिलीफ की सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे हम ये कह रहे हैं कि इसकी सर्टेनिटी जो है ना, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो अब डेकार्टेस ने कहा है कि मैं अब किसी ऐसी प्रोपोजिशन तक पहुंचना चाह रहा हूं कि जो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो, क्लियर हो, सर्टेन हो। अब इसको पहुंचने के लिए वो क्या मेथड यूज करता है? वो यूज करता है अपना मेथड ऑफ डाउट। मेथड ऑफ डाउट डेकार्टेस का ये है कि आप हर चीज को क्वेश्चन करते जाएं, हत्ता कि एक आप ऐसी चीज तक ना पहुंच जाए जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जिसको डाउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब डेकार्टेस ने कैसे डाउट करना शुरू किया? सबसे पहले उसने कहा, डाउट्स जो है ना, उसने तीन लेवल्स पे किए, तीन आर्ग्यूमेंट्स को इस्तेमाल करके किए। पहला उसने कहा द सेंस परसेप्शन आर्ग्यूमेंट। उसने कहा सबसे पहले कि हम, जो हमारी सेंस परसेप्शन है, जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू चीजों को परसीव करते हैं, व्हाई इज इट दैट वी नीड टू डाउट आवर सेंस परसेप्शन? वी नीड टू डाउट आवर सेंस परसेप्शन बिकॉज इट कैन बी डिसेप्टिव, इट कैन ऑफन गिव अस नॉलेज विच इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल, समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको एक जो है रस्सी पड़ी हुई नजर आए, और अगर लाइटिंग ठीक ना हो, तो आर सेंसेस, हमारी जो आंखें हैं, दे में परसीव देम टू बी स्नेक, यानी वो सेंसेस हमें डिसीव कर रही हैं। और ये इस तरह सेंस परसेप्शन की डिसेप्शन की तो मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं। हम कभी, अक्सर होता है जब मोटरवे पे चल रहे हो, तो तकरीबन कोई 1 किलोमीटर आगे जो सड़क होती है, हमें ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर पानी है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो हमारी सेंस परसेप्शन अक्सर हमें धोखा देती है। तो डेकार्टेस कहता है कि गिवन दैट आवर सेंस परसेप्शन हैज द प्रोपेंसिटी टू ऑफन डिसीव अस, वी कैन नॉट ट्रस्ट इट। सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट इज द ड्रीम आर्ग्यूमेंट। डेकार्टिस कहता है कि हमारे पास ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है अपनी सेंसेस को डाउट करने की, कि जो भी चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी चीज हम इस दुनिया में देख रहे हैं, वो महज एक ड्रीम हो, वह महज एक ख्वाब हो, और जो भी हम इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं, वो हकीकत ना हो, बस एक फिगमेंट ऑफ आर इमेजिनेशन हो। और ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, इस्तेमाल करके डेकार्टिस कहता है कि हमारी हर सेंस परसेप्शन से परसीव की हुई चीज एक कह लें ड्रीम हो सकता है, जिसकी बेस के ऊपर हम हकीकत जिसकी बेस पे हम हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा डेकार्टेस ड्रीम की आर्ग्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए भी हमारी सेंस परसेप्शन को डाउट करता है। उसके बाद तीसरी उसकी आर्ग्यूमेंट है
डाउट ऑफ द इवल डीमन आर्ग्यूमेंट। वो कहता है ये भी हो सकता है कि कोई इवल डीमन या कोई इवल जीनियस जो है वो हमें डिसीव कर रहा है और हमें मजबूर कर रहा है ऐसी चीजों को परसीव करने पे जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करती हों। बुनियादी तौर पे ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि कोई शैतान टाइप कोई डीमन टाइप चीज हो सकता है एग्जिस्ट करती हो जो हमारी सेंस परसेप्शन को मिसगाइड करती हो। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली डेकार्टेस इस्तेमाल करता है हमारी सेंस परसेप्शन के ऊपर डाउट क्रिएट करने के लिए। अब जब वो ये डाउट अपना मेथड ऑफ डाउट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करते करते डेकार्टेस सर्टेनिटी की तरफ कैसे आता है ये अंडरस्टैंड करते हैं। डेकार्टेस ऑब्जर्व करता है कि वो हर चीज के ऊपर डाउट कर रहा है, वो हर चीज के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, बट इफ देयर इज वन थिंग दैट ही कैन नॉट डाउट, इट इज द फैक्ट दैट ही इज डाउटिंग। यानी वो हर चीज पे सवाल कर सकता है लेकिन वो इस चीज पे सवाल नहीं कर सकता कि यार वो सवाल कर रहा है। मैं इस बात पे डाउट कर सकता हूँ कि जो है मेरे सामने जो एक लैपटॉप पड़ा है या मोबाइल पड़ा है वो असल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं इस बात के ऊपर भी डाउट कर सकता हूँ कि क्या ये जो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है ये वाकईतन मेरी आवाज़ है या नहीं। लेकिन मैं इस बात पे डाउट तो नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूँ। तो लिहाजा डेकार्टेस कहता है, ये उसकी किताब की एग्जैक्ट कोटेशन है, बट इमीडिएटली अपॉन दिस I observed that whilst I thus wished to think that all was false, it was absolutely necessary that I who thus thought should be somewhat. लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं इस नतीजे पे पहुंचने वाला हूं कि जो भी मैं चीज देख रहा हूं जो भी मैं चीज महसूस कर रहा हूं हर चीज फॉल्स है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं जो कि ये डाउट कर रहा है जो कि इस नतीजे पे पहुंचा है वो कोई ना कोई एंटिटी तो होगी। और जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा एंड एज आई ऑब्जर्व्ड दैट दिस ट्रूथ आई थिंक देयर फोर आई एम कोगिटो अर्गो सम was so certain and of such evidence that no ground of doubt however extravagant could be advanced against it। यानी जब मुझे इस बात का इदराक हुआ, मैंने जब ये रियलाइज किया कि मैं सोच रहा हूं आई एम थिंकिंग और यही वजह है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, तो ये एक इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट था मेरी एग्जिस्टेंस का, इतनी बड़ी एविडेंस थी मेरी एग्जिस्टेंस की कि मैं थिंक कर रहा हूं मैं डाउट कर रहा हूं लिहाजा एक डाउटर है, लिहाजा कोई ना कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है जो डाउट कर रही है। इसकी एविडेंस की कह लें कि वॉल्यूम इतना ज्यादा था, डिकार्टिस कहता है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता था। तो लिहाजा डेकार्टेस यूजेस डाउट टू एस्टेब्लिश द फैक्ट कि आई थिंक देयरफॉर आई एम कोगिटो अर्गो सम, क्योंकि मैं सोच रहा हूं लिहाजा मैं एग्जिस्ट करता हूं। अब जब डेकार्टेस ने एस्टेब्लिश कर लिया है कि वो एग्जिस्ट करता है, थोड़ी सी वो बात करता है नेचर ऑफ सेल्फ या नेचर ऑफ उसकी एग्जिस्टेंस की। Descartes goes on to examine the nature of the self. He argues that the self is a thinking thing, and everything else about ourselves can be doubted, including our bodies and senses. वो कहता है कि जो हमारी सेल्फ है, हमारी जो जात है, हमारी जो मैं है, इट इज अ थिंकिंग थिंग। और सिर्फ इस सर्टेनिटी के अलावा कि वो थिंकिंग चीज है, हर चीज को डाउट किया जा सकता है। अब अपनी एग्जिस्टेंस जो है, अब आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये एक बेसिक फिलॉसफी है जो कि उसने एस्टैब्लिश कर ली है। अब इसको यूज करके आगे वो क्या क्या चीजें एस्टैब्लिश कर रहा है वो हम देखते हैं। पहले तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है, प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब हम ये देखते हैं कि वो कैसे गॉड की एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश कर रहा है। वो कहता है आई नो आई एग्जिस्ट, मुझे पता है मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, बट आई हु एग्जिस्ट इज ऑब्वियसली इम्परफेक्ट, otherwise I would not have doubts about what I know in the first place। यानी मुझे पता है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं और मुझे यह भी पता है कि मैं इम्परफेक्ट हूं। उसकी वजह यह है कि अगर मैं परफेक्ट होता तो मैं अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में कभी डाउट्स का शिकार होता ही ना। फिर दूसरी बात वो ये करता है कि टू नो दैट आई एम इम्परफेक्ट इंडिकेट्स दैट आई वॉज अवेयर दैट अ परफेक्ट थिंग एग्जिस्ट। I know what it means to be imperfect only if I already know what is perfection। यानी वो कहता है कि मुझे इस बात का भी इदराक है कि मैं इम्परफेक्ट हूं। लेकिन इंसान को कब पता चलता है वो इम्परफेक्ट है? इंसान को कब अंदाजा होता है इस बात का कि उसकी कोई गलती है या कोई चीज जो है वो लैकिंग है?
वो उसको उस वक्त होता है जब उसके सामने कोई आइडियल हो, उसके सामने कोई प्रिंसिपल हो, उसके सामने कोई ऐसा बेंचमार्क हो जिसके अगेंस्ट वो अपने एक्शंस, अपने आइडियाज को कंपेयर करके ये जजमेंट पास करे कि आई एम ऑन द रॉन्ग। तो इसी तरह परफेक्शन के केस में जब तक इंसान के जहन में कोई परफेक्ट बीइंग का आइडिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब तक वो अपनी इम्परफेक्शन के बारे में सोचेगा ही क्यों। तो लिहाजा डेकार्टेस ये कह रहा है कि गिवन द फैक्ट दैट आई एम डाउटिंग माई परफेक्शन, आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम इम्परफेक्ट, इंडिकेट्स दैट आई ऑलरेडी हैव सम नोशन ऑफ परफेक्शन इन माई माइंड। तीसरी बात फिर वो क्या करता है, बट आई डू नॉट नो परफेक्शन इन वर्च्यू ऑफ माई सेल्फ। मैं तो परफेक्ट नहीं हूं, मैं अपने आप को देख के तो परफेक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर रहा। देयरफॉर देयर मस्ट बी अ परफेक्ट सब्सटेंस, गॉड, हु एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ विच माई ओन इम्परफेक्ट एग्जिस्टेंस इज इंटेलिजिबल। लिहाजा कोई एंटिटी, परफेक्ट एंटिटी, गॉड एग्जिस्ट करता है जिसकी स्टैंड पॉइंट के अगेंस्ट, जिसके बेंचमार्क को देख के मैं अपनी इम्परफेक्शन का इदराक कर सकता हूं। लिहाजा पहले उसने अपने कॉगिटो अर्गोसम को यूज किया, डाउट डाउट डाउट, हर चीज पे डाउट किया, और उसके बाद इस सर्टेनिटी पे पहुंचा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं डाउट कर रहा हूं, मैं थिंक कर रहा हूं, लिहाजा मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। और उसके बाद उसने इस एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हुए अपनी गॉड की एग्जिस्टेंस को भी प्रूव किया। ये हो गया उसका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट कोगिटो अर्गोसम से जो वो निकालता है, प्रूविंग रिलायबिलिटी ऑफ नॉलेज। यानी अब आगे हम देखते जाते हैं कि ये जो आई थिंक फॉर देयरफॉर आई एम है ना, यही डेकार्टेस की फिलॉसफी की बुनियाद बनता जा रहा है। वो कहता है कि नो परफेक्ट बीइंग वुड डिसीव अस इनटू थिंकिंग दैट वी नो समथिंग विच सर्टेनली इन फैक्ट we are mistaken about. Hence, if there is a God, then no evil genie could exist who tricks us regarding clear and distinct knowledge. The external world exists because God would not deceive us. In this way, Descartes moved from doubt to certainty. डेकार्टेस कहता है कि अगर हमने ये बात एस्टेब्लिश कर ली है कि गॉड परफेक्ट है, तो हमें ये बात भी मान लेनी चाहिए कि एक परफेक्ट बीइंग, एक ऐसा बीइंग जो कि आइडियल है, जो इम्यूटेबल है, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, वो कभी भी हमें डिसीव नहीं करेगा। पहली बात, गॉड इज नॉट डिसीविंग अस, लिहाजा हमारी सेंस परसेप्शन रिलायबल है। हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि गॉड हमें डिसीव नहीं कर रहा। लिहाजा हमारी सेंसेस और एक्सटर्नल वर्ल्ड दोनों की वो ग्राउंडिंग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, हेंस इफ देयर इज अ गॉड देन नो इवल जीनी कुड एग्जिस्ट हु ट्रिक्स अस रिगार्डिंग क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नॉलेज। लिहाजा अगर गॉड एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई इवल जीनी इस तरह का एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा जो कि हमें ट्रिक करेगा, हमें डिसीव करेगा, हु इज गोइंग टू लीड अस टुवर्ड्स हेरेसी। तो इस तरह डेकार्टेस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है ना, उसको प्रूव करते हुए, प्रूव करने के बाद उसको बेस बना के ये भी प्रूव करता है कि हमारी जो सेंस परसेप्शन है वो रिलायबल है, और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। इस तरह वो मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी तक पहुंच जाता है। मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी का क्या मतलब है? देर इज अ फंडामेंटल रियलिटी दैट कैन बी नोन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। And what is that fundamental reality? It's the reality that we are perceiving. Descartes sought to establish a firm foundation for knowledge that could be certain and indubitable, and that could serve as basis for all other rational claims. तो अब हम, ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि डेकार्टेस जो है वो मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी तक पहुंचता है अपने कोगिटो ergo सम को यूज करके। तो इसकी वैसे ही हम लेट से अगर कोई सवाल आ जाए कि हाउ इट रीइंफोर्सेस द मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी, तो हम इसकी हेडिंग्स देख लेंगे कि एन इंडुबिटेबल स्टार्टिंग पॉइंट, प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। तो हम सबसे पहले तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करेंगे, जो जिस तरह हमने स्टार्ट में बात किया है। डेकार्टेस जो है ना वो हर चीज़ को डाउट करता है, उसके बाद वो कोगिटो ergo सम तक पहुंचता है। ये कोटेशन बड़ी मज़े की है, ये आप रट लीजिएगा, लाजमी लिखिएगा पेपर में। उसके बाद वो यूज़ करता है उसको एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या लें, गॉड को प्रूफ करने पे, उससे वो मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी तक पहुंचता है। फिर वो इसको बुनियाद बना के हमारी जो क्या लें तमाम नॉलेज है उसको कहता है कि यस इट कैन बी ट्रू। फिर वो एम्फसाइज करता है रीजन के ऊपर और हमारी नॉलेज की रिलायबिलिटी के ऊपर।
तो इस तरह अगर कोई मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी से मुतल्लिक सवाल आए जो कि पास पेपर्स में आया हुआ है, तो आप इसको इस तरह डील कर सकते हैं। जी उस्मान। तो अच्छा सर, ये जो मतलब जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो इसका मतलब सर हम ले सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात हो रही है या एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग? एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग की बात हो रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग के बारे में वो एब्सोल्युटली सर्टेन है। वो बीइंग क्या है, वो आई है। आई क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि वो थिंक कर रहा है, वो डाउट कर रहा है। चूंकि वो डाउट कर रहा है, इसलिए वो इस बात को डाउट नहीं कर सकता कि कोई ऐसी चीज है जो डाउट कर रही है। लिहाजा कोगिटो ergo सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये सर्टेन पॉइंट है। इस सर्टेन पॉइंट को फिर वो बुनियाद बना के आगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और इस तरह सारी बातें कर रहे हैं। हो गया। अ, मेरी आवाज क्लियर है ना आप सबको? ठीक हो गया। ठीक, थैंक यू। अब हम आगे बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। और जो लोग इसको बतौर कह लें फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं या डेमो लेक्चर देख रहे हैं, हम हर फिलोसोफर के अंदर क्रिटिसिज्म लाजमी इंकॉर्पोरेट करेंगे उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर। तो कोगिटो अर्गो सम का क्रिटिसिज्म जो है ना, डेविड ह्यूम इसका क्रिटिक है। वो क्या कहता है? ही आर्ग्यूड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ और आई इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन रादर देन अ रियल एंटिटी, एंड देयरफॉर द आर्गुमेंट फेल्स टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। यानी डेविड ह्यूम कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ आई है या कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, ये एक फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन है। असल में ये कोई रियल एंटिटी नहीं है जो कि एग्जिस्ट कर रही है। डेविड ह्यूम की कोटेशन यहाँ पे आप लाजमी मेंशन कर सकते हैं अगर आप क्रिटिक में बात कर रहे हैं कि द कोगिटो गिव्स अस नो इंडिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ आई और ऑफ इट्स रिलेशन विद द ह्यूमन बॉडी। इट टेल्स अस दैट देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स, बट इट डज नॉट टेल अस व्हाट दैट समथिंग इज और वेयर इट इज लोकेटेड। दूसरी बात, द डिक्टम ओनली प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंकिंग सब्जेक्ट। यानी वो सिर्फ एक थिंकिंग सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में प्रूव करता है, उसके अलावा ये कुछ भी प्रूव नहीं कर रहा। और तीसरा वो कहता है कि फॉल्स assumption अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो कहता है कि इसने एक लॉजिकल फैलेसी कमिट की है कि इसने खुद ही अज्यूम कर लिया है कि एक परफेक्ट बीइंग का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में एग्जिस्ट करता है और वो परफेक्ट बीइंग गॉड होगा। आइडिया ऑफ परफेक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि गॉड के थ्रू ही आए। जी। उसके बाद जी अपना सलमान। सलमान सर जब ये हर चीज पे डाउट कर रहा है तो इसके जहन में ये आइडिया कहाँ से आ गया कि मैं इम्परफेक्ट हूँ? क्योंकि वो डाउट कर रहा है इसलिए वो कहता है कि मैं इम्परफेक्ट हूं, तो मैं डाउट कर रहा हूं ना अपने ऊपर। समझ रहे हैं ना आप? वो बेसिकली ये कह रहा है कि कोई थिंकिंग, मैं जो हूँ डाउट कर रहा हूँ, तो इसका यही मतलब है कि मैं इम्परफेक्ट हूँ। इम्परफेक्ट हूँ तो डाउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइडिया पे हम आ जाते हैं माइंड बॉडी ड्यूलिज्म के ऊपर। अब माइंड बॉडी ड्यूलिज्म, इसका कॉन्टेक्स्ट जब भी हम बात करेंगे, वैसे आता बड़ा कम है। In search of a self-evident truth, Descartes doubted everything, including his own existence, और eventually he arrived at his cogito। जब भी हमने माइंड बॉडी ड्यूलिज्म की बात करनी है, हमने वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले उसने अपना कोगीटो अर्गो सम दिया। उसके बाद उसने क्या कहा? डेकार्टेस ने कहा कि अ सब्सटेंस इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग एल्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस।
एक सब्सटेंस जो है ना, उसकी एक उसने डेफिनेशन दी। उसने कहा एक सब्सटेंस वो चीज है जो कि इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सेंटर्ड है, और किसी और चीज के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। उसके बाद उसने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर दो तरह के सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। पहला है फिजिकल सब्सटेंस और दूसरा है मेंटल सब्सटेंस। फिजिकल सब्सटेंसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब है? कि वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी हमें प्रेजेंस नजर आ रही है। और मेंटल सब्सटेंसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय थॉट एंड कॉन्शियसनेस। यानी जो मेंटल सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर थिंकिंग और कॉन्शियस होने की एबिलिटी नजर आती है। तो जो मैटर है, जो फिजिकल सब्सटेंस है, वो इट इज नॉट सेंटिएंट। और जो माइंड है वो कॉन्शियस है। ये बुनियादी तौर पे डेकार्टेस कह रहे हैं दो तरह के सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स रिपीट अगेन। वन इज दो सब्सटेंसेस विच आर फिजिकल इन नेचर, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंशन, फिजिकल प्रेजेंस है उनकी। सेकेंड आर मेंटल सब्सटेंसेस, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय थॉट एंड कॉन्शियसनेस। तो जो फिजिकल सब्सटेंसेस हैं उनके और जो मेंटल सब्सटेंसेस हैं उनके दरमियान एक ड्यूअलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। द माइंड इज इमटेरियल। माइंड वो है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इट एग्जिस्ट बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, हेंस इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट इन द फिजिकल realm इट नीड्स द एक्सटेंशन विच इज द बॉडी। इसकी जरूरत क्या है इस माइंड बॉडी ड्यूलिज्म की? इसकी जरूरत ये है कि अगर जो माइंड है जो कि फिजिकली अपनी एक्सटेंशन नहीं रखता, अगर उसने इस दुनिया में वजूद रखना है तो उसके लिए इट नीड्स टू हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, एंड द बॉडी इज द फिजिकल प्रेजेंस दैट इज यूज्ड बाय द माइंड इन ऑर्डर टू एक्चुअली अकर इन द फिजिकल वर्ल्ड। या आप लाजमी इस तरह का चार्ट भी बनाइएगा कि टू सेपरेट realms ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट, माइंड विच ओनली थिंक्स एंड कैन नॉट एक्सटेंड, एंड द बॉडी विच ओनली एक्सटेंड्स एंड कैन नॉट थिंक। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर जो माइंड है वो इमटेरियल है और जो बॉडी है वो मटेरियल है, तो ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? अब इसमें जो है ना, डेकार्टेस एक बड़ी अजीब सी बात करता है। वो कहता है कि हमारा जो माइंड और बॉडी है ना, वो पाइनियल ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में, आपको पता है, जिन्होंने बायोलॉजी रखी है उनको याद ही होगा, एक ग्लैंड एग्जिस्ट करता है। तो उसने कहा है कि असल में ये पाइनियल ग्लैंड है, इसके थ्रू ये इंटरैक्ट करते हैं। बोथ माइंड एंड बॉडी आर डिपेंडेंट अपॉन गॉड। द इनेट आइडिया ऑफ परसेप्शन इज इन आवर माइंड इज इम्प्लांटेड बाय गॉड। ठीक है। और जो परसेप्शन का आइडिया है ना हमारे माइंड में, वो गॉड ने प्लांट किया है। तो इस तरह ये इस आइडिया की ये भी सिग्निफिकेंस है कि इसने चैलेंज की है जो ट्रेडिशनल एरिस्टोटेलियन व्यू था ना, कि माइंड और बॉडी जो है ना वो क्लोजली आपस में कनेक्टेड है एंड कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसने वो भी चैलेंज किया है। तो इसमें अब डेकार्टिस की एक कोट भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आई एम नॉट अ बॉडी बट अ थिंकिंग थिंग दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम माई बॉडी। आगे चलते हैं हम। या आपने ना डायग्राम लाजमी बनाना है कि जो गॉड है, जो परफेक्ट बीइंग है ना, वो माइंड और बॉडी, ये जो दो एंटिटीज है ना, उनको पाइनियल ग्लैंड के थ्रू जो है ना आपस में कनेक्ट करवाता है। और माइंड और बॉडी जो है वो गॉड के ऊपर डिपेंडेंट है, और गॉड ही जो है वो हमें इनेट ये जो परसेप्शन की एबिलिटी है ये देता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका क्रिटिसिज्म तो काफी आया होगा इस आइडिया का। तो थोड़ा बहुत हम बात कर सकते हैं कि इसका क्या क्रिटिक है। ऑब्जेक्शंस टू माइंड बॉडी ड्यूलिज्म क्या है? पहला ऑब्जेक्शन तो ये है कि अगर माइंड जो है वो फिजिकल नहीं है, तो वो एक फिजिकल एंटिटी के साथ किस तरह इंटरैक्ट कर सकता है? ठीक है। दूसरा, इस इंटरेक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इफ द माइंड इज नॉट एक्सटेंडेड इनटू स्पेस, हाउ कैन इट बी लिमिटेड टू द पाइनियल ग्लैंड? यानी एक सवाल ये है कि अगर माइंड जो है ना वो स्पेस में एक्सटेंडेड ही नहीं है, वो कह लें कि फिजिकल अपनी प्रेजेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो पाइनियल ग्लैंड तक पहुंच कैसे रहा है इंटरेक्ट करने के लिए? एक और क्वेश्चन ये है
कि जब भी कोई फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, मिसाल के तौर पे आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, तो आपका दिमाग किस तरह उसको फौरन परसीव कर लेता है। किस तरह ये होता है कि एक फिजिकल एक चीज के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है और उसका रिस्पॉन्स जो है वो मेंटल हो। ये किस तरह हो रहा है। थर्ड, इफ द बॉडी एंड माइंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन व्हाई डज नॉट वन बॉडी हार्बर इन्फिनिटी ऑफ माइंड और अ माइंड फंक्शन इन इनन्यूमरेबल बॉडीज। यानी सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि माइंड ने, जो कि इमेटीरियल है, जो कि किसी मटेरियल चीज की जो कैद है उससे आज़ाद है, डिकार्टिस के मुताबिक उसने ये तहैया किया हुआ है कि उसने एक मटेरियल चीज़ यानी एक इंसान की जो बॉडी है जो कि मटेरियल है, उसने अपने आप को उस तक ही लिमिट रखना है। वो उससे बाहर क्यों नहीं जा रहा। इस तरह क्यों नहीं है कि एक दिमाग जो है वो 10 बॉडीज में है, या 10 बॉडीज जो हैं उनको एक दिमाग कंट्रोल कर रहा है। दिमाग तो इमेटीरियल है। वाई इज इट कि वन माइंड इज टाइड टू ओनली वन बॉडी। इट्स अ क्रिटिक। उसके बाद फिर पाइनियल ग्लैंड के ऊपर आ जाती है कि व्हाट इज इट मटेरियल, इज इट इमटेरियल। फ्रॉम अ बायोलॉजिकल perspective of course we know it's a material thing, but why is it, how is it that a material thing is interacting with a material or immaterial thing as it same at the same time? It's not possible. तो ये थोड़ी बहुत क्रिटिक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो बर्कले की कोट भी मेंशन कर सकते हैं कि द वेरी नोशन ऑफ सब्सटेंस एज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ आर इमेजिनेशन। ये कोटेशन जब आप जॉर्ज बर्कले पढ़ेंगे ना तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आप बस जहन में ये रख लें कि अगर माइंड बॉडी ड्यूलिज्म पे क्रिटिक करनी हो हमने तो हम जॉर्ज बर्कले का मेंशन कर सकते हैं। तो इसकी रिस्पॉन्स में अब डेकार्टिस ने, ऑब्वियस सी बात है, इतनी क्रिटिक हुई, उसने कुछ तो कहना था। तो इसने ये कहा है कि उसने हर चीज का जवाब उसने बस एक कह दिया गॉड है। इस केस में भी वो कहता है कि गॉड एज एन omnipotent and omniscient being could cause the mind to influence the body and vice versa, even though the body and mind are fundamentally different substances। यानी बॉडी और माइंड ठीक है, वो कहता है यार चले आपकी बात में मान लेता हूँ दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस है, ठीक है, वेल टेकन पॉइंट एक्सेप्टेड। बट ये गॉड की एंटिटी है जो कि दोनों को आपस में इंटरैक्ट करवा रही है, जो कि इंश्योर कर रही है कि दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन में रह रहे हैं। तो हर चीज का लिहाजा गॉड है। में वाइड डेकार्टिस डाउट नसीन अटेनिंग सर्टेनिटी इन फिलॉसफी सीधा स्वभाव। आई थिंक देयरफॉर आई एम एक्सप्लेन एंड इलैबोरेट द कार्टेशियन सर्टेनिटी पे जाता है, ये भी हमने किया है। चौथा सवाल। चौथा सवाल। वॉइस इशू फिर अभी भी आ रहा है, सब कह रहे हैं ठीक हो। जी अब आवाज आ रही है मेरी। यस, थैंक यू। इसके बाद एक सवाल है, व्हाट इज कोगीटो अर्गोसम, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस, अगेन सेम। फिर अगेन का कोगीटो अर्गोसम के सवाल, और उसके बाद फिर दोबारा कोगीटो अर्गोसम पे सवाल। तो ये बेसिकली एक ही सवाल है जो एग्जामिनर जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से पूछता रहता है, पूछता आ रहा है और आगे भी पूछेगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से लिख के इसको अच्छे खासे कोटेशंस इस पे तैयार करके इसको ना बेहतरीन तरीके से रट्टा लगा लेना है, ताकि ना ये सवाल आए ना तो आप इसको मिस ना करें, क्योंकि बड़ा एक बेसिक और एक पेट सवाल है फिलोसफी का। तो ये हमारा रेने डेकार्टिस था। इसको हम दोबारा थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उनके फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की, जिसमें हमने कहा कि साइंटिफिक कह लो इंक्वायरी और रिनेसांस के टाइम पे हर चीज़ को क्वेश्चन किया जा रहा था। तो इस पॉइंट इन टाइम पे उन्होंने कहा कि मैं बस अब एक ऐसा फिलोसॉफिकल कह लें बेस बनाना चाह रहा हूँ, एक ऐसी प्रोपोजिशन बनाना चाह रहा हूँ जिसको कभी ना डाउट किया जा सके। फिर उन्होंने अपना मेथड ऑफ डाउट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ को डाउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को तो डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूँ। लिहाजा वो डाउट करते करते इस चीज़ पे पहुंचे कि बिकॉज आई एम डाउटिंग आई एग्जिस्ट। और उसको बेस बनाते हुए उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया, और उन्होंने कहा कि गॉड इज़ द रीज़न वाई वी मस्ट बिलीव दैट नॉलेज इज़ रिलायबल।
फिर इसी से उनकी मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी एस्टेब्लिश होती है। और इसका थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म है कि नेचर ऑफ आई क्या चीज़ है। ये एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। पहले उसने अज्यूम किया है कि एक आई एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बाद उसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया है। फिर माइंड बॉडी ड्यूलिज्म आ जाता है कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक फिजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एक मेंटल सब्सटेंसेस होते हैं। फिजिकल सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है एक्सटेंशन, मेंटल सब्सटेंसेस की होती है थिंकिंग या कॉन्शियसनेस। और जो हमारी माइंड और बॉडी है ये इस तरह फिजिकल और मेंटल सब्सटेंसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं पाइनियल ग्लैंड के थ्रू। और इसके ऊपर थोड़े बहुत क्रिटिक भी है कि किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, क्या मैकेनिज्म है। बाज बर्कले जैसे लोग तो कहते हैं कि सब्सटेंस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और उसके रिस्पॉन्स में उसने कहा है कि गॉड इज़ द omnipotent एंड ऑल पावरफुल बीइंग जो ये इनेबल करती है इंटरेक्शन। फिर ये हमने पास पेपर क्वेश्चन देख लिए। तो ये हमारा बड़ा ही कह लें कि सादा सा लेक्चर था डेकार्टिस के ऊपर। और इससे इंशाल्लाह आपका एक ना एक सवाल लाजमी पेपर में निकलेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। दिन में हम एक ही फिलोसोफर किया करेंगे और लेक्चर हमारे इंशाल्लाह अब डेली हुआ करेंगे। 12 जनवरी तक हमारी कोशिश होगी कि हम ना रैप अप कर लें, 12-13 जनवरी तक रैप अप कर लें अपना सर्टेनिटी ऑफ मेटाफिजिक्स। हम बिल्कुल अहमद रिपीट कर लेते हैं सर्टेनिटी ऑफ मेटाफिजिक्स। अहमद इसके अंदर ये बात देखते हैं हम कि मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी बेसिकली कि मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी का आइडिया ये है कि देर इज अ फंडामेंटल रियलिटी दैट कैन बी नोन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के लिए हमारा नॉलेज है उसके ऊपर बिलीफ होना ज़रूरी है। तो डेकार्टेस बेसिकली अपने कोगीटो अर्गोसम को यूज़ करके पहले एक बेस बनाता है, आई थिंक देयरफॉर आई एम कोगीटो अर्गोसम। ये उसकी बेस होगी उसकी आइडिया की कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इस बात को तो मैं डाउट नहीं कर सकता। उसको बेस बनाते हुए वो फिर कहता है कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है और गॉड की एग्जिस्टेंस के बाद वो मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी तक पहुंचता है। वो कहता है एहतशाम आपने सेशन ज्वाइन नहीं किया। अगर तो आप सर उस्मान की तरफ से है ना तो आप काइंडली फिर उनके कोऑर्डिनेटर को रब्ता कीजिएगा। तो ठीक है। और अगर आई थिंक मेरे साथ आपने करना है तो मेरे साथ कर लें, बट आई थिंक आप सर उस्मान की तरफ से हैं। तो उसके बाद फिर जो है उसको भी बुनियाद बनाते हुए वो कहता है कि बिकॉज देर इज अ गॉड, बिकॉज देर इज एन एंटिटी दैट इज परफेक्ट, दैट परफेक्ट एंटिटी इज नॉट गोइंग टू डिसीव अस। तो लिहाजा वो इस सर्टेनिटी तक पहुंच जाता है कि हमारी सेंस परसेप्शन रिलायबल है, कोई इवल डीमन हमें डिसीव नहीं कर रहा। और इस कह लें कि मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी को फिर आप बुनियाद बना देते हैं अपनी सब्सिक्वेंट फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की। तो ये बेसिक सी हमारी है इनकी मेटाफिजिक्स ऑफ सर्टेनिटी की आर्ग्यूमेंट। जी एनी अदर क्वेश्चन? चलें, बेहतरीन हो गया। इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कल स्पिनोजा को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।